हाय फ्रेंड्स, तो आज हम अपना आगे का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितना अगर हमने पढ़ लिया है ना, अगर आपने वो सही ढंग से पढ़ा है ना और अगले 2-3 लेक्चर और आप ढंग से पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी करता हूं आपके 6 से 7 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने इस चैप्टर से। तो ये ध्यान रखना कि जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको पूरे पूरे दिल और दिमाग में बैठा लो आप, ठीक है। क्योंकि चीजों को टैकल करना किस प्रकार से, क्वेश्चन को किस प्रकार से टैकल करना है, वो चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी तक आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद अपने इस वीडियो पे आए। और अब अपन आगे अपने चैप्टर को प्रोसीड करते हैं जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के बारे में, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपन अपने मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर पे। हाँ, तो कहाँ तक हो गया था अपना चैप्टर? अपना जो चैप्टर है वो हो चुका था, सबसे पहले अपन ने पढ़ चुके थे कि कमर्शियल बैंक होते क्या है, ठीक है। कमर्शियल बैंक का अपन ने क्या बना लिया था, एक डायग्राम बना लिया था। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कमर्शियल बैंक का अपन ने क्या बनाया था, पूरा एक डायग्राम बनाया था। और उस डायग्राम से हमने समझा था कि किस प्रकार से कमर्शियल बैंक वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखो, कमर्शियल बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक शेड्यूल्ड होता है, एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। उसके अंदर भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी क्या होते हैं, इंडियन बैंक होते हैं और फॉरेन बैंक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक रीजनल रूरल बैंक होते हैं। तो 4 प्रकार के बैंक होते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर में 2 प्रकार के बैंक होते हैं, एक एसबीआई होता है, एक नेशनलाइज्ड बैंक होता है। फिर उसके बाद कौन थे, प्राइवेट इंडियन बैंक्स थे। उसके अंदर क्या था, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे। यहां तक की चीजें अपन ने अच्छे से पढ़ ली थी, ठीक है। तो अब अपन क्या डिस्कस करने जा रहे थे, अपन ने ये भी देख लिया था कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है किसके लिए, एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए, तो कमर्शियल बैंक के लिए। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा था, उसके अंदर 5 चीजें पढ़ी थी कि 5 चीजें होनी चाहिए। वो क्या क्या था, पहला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आना चाहिए, दूसरी थी नेशनलाइज्ड बैंक हो, तीसरी थी अपना इंडियन प्राइवेट बैंक हो, चौथी थी प्राइवेट बैंक हो लेकिन फॉरेन बैंक हो सकता है। फिर उसके बाद पांचवी चीज थी रीजनल रूरल बैंक। ये पांचों की पांचों चीज अपन पढ़ चुके थे। अब आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसी चीजों से क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इसके बारे में क्या क्या देगा, आपको 4 ऑप्शंस दे देगा जो भी करंट न्यूज में रहेगा। जैसे भी आप 2023-24 में दे रहे हो तो आपको 3 ऑप्शन कहां से मिलेंगे, स्टैटिक पोर्शन से मिलेंगे, एक ऑप्शन आपको करंट पोर्शन से मिलेगा, ठीक है। हर एक की यही कहानी होती है। तो इस कहानी को क्यों ना आज खत्म कर दिया जाए और करंट से आप जुड़े रहिए। करंट से जुड़े रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहला कौन आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। तो देखो, प्रीवियसली कॉल्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो एसबीआई था इसी को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मतलब कि इसका पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद इट वाज क्रिएटेड बाय द अमलगमेटिंग 3 प्रेसिडेंसी बैंक विच इज कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ये बता दूं मैं आपको कि जो एसबीआई था ये 3 बैंकों के विलयकरण से हुआ था। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ने से, 3 बैंकों को जोड़ने से। और सबसे पहले जो 3 बैंक आए थे ना, हिंदुस्तान बैंक आया था पहले, उसके बाद जो 3 बैंक आए थे कौन कौन से थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। उनको तीनों को जोड़ने से क्या बना था, अपना नया बैंक बना था जिसका नाम क्या है, एसबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही क्या कहा जाता है, अब आगे आके एसबीआई कहा जाता है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? आज भी होगी, इतनी हार्ड चीज तो मैंने कुछ बताई नहीं है, ठीक है। और ये चीजें कब हो रही थी, 1921 के अंदर, ठीक है। Later in 1955, Indian Imperial Bank of India was nationalized as the State Bank of India. कब, 1955 के अंदर। ध्यान रखना 1921 के अंदर क्या हुआ था, पहली बार जो इंपीरियल बैंक था वो बनाया गया था। कौन सा बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक था, इसके अंदर 3 बैंकों का विलय हुआ था। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी, एक तो कलकत्ता थी, ठीक है, एक मद्रास थी और एक बॉम्बे थी, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में से सबसे पहले कौन आया था और कैसे आया था, ये चीजें आप बताओगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। फिर उसके बाद क्या था, 1955 के अंदर इसी का नाम चेंज करके, इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, एसबीआई, ठीक है, एसबीआई कर दिया गया। तो आप लोगों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज तो नहीं कह सकते, फैक्चुअल भी है पूरा का पूरा, लेकिन जहां कंसेप्चुअल बनेगा वहां मैं हूं आपके साथ और पूरा आपको बिल्कुल क्लियरली समझाया जाएगा, ठीक है।
तो अभी कहा थे अपन, लेटर इन 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इनटू द एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद क्या है, इन 1960 एसबीआई कंट्रोल 7 रीजनल बैंक्स। देखो ये याद रखना भाई, ये कौन सी, इन 1960 क्या था, एसबीआई एक्वायर्ड कंट्रोल ऑफ द 7 रीजनल बैंक ऑफ द फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंसी स्टेट एंड दे आर रीनेम्ड एज द स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ द सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ द त्रावणकोर। जितने भी जो स्टेट के बड़े बड़े बैंक थे उन सबको मिलाया, उन सबको किसके अंदर मर्ज कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। और कब किया गया, 1960 के अंदर। तो याद रखना 1960 के अंदर बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। इसके अंदर क्या किया गया था, जितने भी स्टेट के बड़े बड़े बैंक हैं, बिग बैंक है, और उन बैंकों को क्या कर दिया गया था, इसके अंदर इमर्ज कर दिया गया था। किसके अंदर, एसबीआई के अंदर। कितने बैंक थे, 7 बैंक थे। सातों के नाम आपको पता होने चाहिए, या फिर पता नहीं भी होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि देखने में क्या हर्ज है अपना, क्योंकि पढ़ाई तो अपने को पूरी करनी है ना, तो देखने में क्या हर्ज है। टोटल कितने बैंक थे, 7 बैंक थे, ठीक है, 1960 के अंदर। यहां तक चीजें अपनी हो गई हैं। अब अपने को क्या क्या डिसाइड करना है कि ये जो 1960 के अंदर ये काम हुआ था ना, ये किसने कहा था, क्योंकि यही चीज पूछी जाती है कि 1960 के अंदर इतना बड़ा अमलगमेशन हुआ था, 7 बैंक एक साथ इमर्ज हुए थे, ये किसके कारण हुए थे। तो इसकी जो कमेटी थी, वो कमेटी याद रखना गोरेवाला कमेटी की सिफारिश के ऊपर कह सकते हैं अपन। तो गोरेवाला कमेटी ये कमेटी थी जिसकी सिफारिश पे क्या हुआ था, 7 बैंक एक साथ इमर्ज हुए थे, किसके अंदर, एसबीआई के अंदर। कब हुए थे, 1960 के अंदर। तो अभी तक की कहानी क्या है कि 1921 तक जो बैंक चल रहे थे, उससे पहले जो बैंक चल रहे थे वो थे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के। देन इन सबको सोचा गया कि यार इन सबको एक जगह मर्ज करना चाहिए, क्योंकि पैसों का वितरण बहुत अलग अलग जगह करना पड़ता था ना, तो वो क्या सोचते थे कि इन तीनों को एक साथ करना चाहिए। तो उनके इन तीनों को एक साथ करके क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक बनाया गया, जो कि 1921 में बनाया गया। फिर 1921 से 1955 के बीच में ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाने लगा। 1959 के बाद, अब जैसे देश आजाद हो चुका था पूरी तरीके से, जब अपन ने क्या किया, 1955 के अंदर इसका नाम चेंज किया, नेशनलाइज किया इस बैंक को नेशनलाइज करके, और इसका नाम क्या रखा गया, एसबीआई रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। एंड देन इस बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1960 के अंदर क्या किया गया, जितने भी स्टेट्स के बड़े बड़े बैंक थे उन सबको मर्ज किया गया। इसके अंदर टोटल कितने बैंकों को मर्ज किया गया, 7 बैंक को मर्ज किया गया। एंड देन टोटल 1960 के अंदर गोरेवाला कमेटी के आधार पर इन 7 बैंकों को क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। समझ आ गया, आना भी चाहिए, आएगा कैसे नहीं, ठीक है। देखो चीजें समझाने वाली बात थी, आप अगर लेक्चर ले रहे हो ना तो चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। देखो ये चीजें है ना, बुक में भी मिल जाएंगी आपको और कहीं से भी मिल जाएंगी, बस मैटर ये करता है कि आपको समझ कहाँ से आ रहा है। समझने का मेरा तात्पर्य क्या है कि मतलब आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, और आप कितना इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप उस चीज को पढ़ने के बाद कितना इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जहां पर ये चीज मिल जाए ना कि पढ़ने के बाद इंप्लीमेंट करने वाली चीज मिल जाए, वहीं जाकर पढ़ना। ये जरूरी नहीं है कि आपको समझ आता जा रहा है आप उसको इंप्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे, फिर क्या मतलब है पढ़ाई करने का आपका, ठीक है। तो चीजें, एक चीज ध्यान रखना कि आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाइए मनी एंड बैंकिंग के, एंड देन बोलिए कि सर ये चीज हमसे तो अटेम्प्ट हो ही नहीं रही, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें, टाइम की बचत होगी इससे आपकी। All of them, along with the Bharati Mahila Bank, had been gradually merged with the CBSE क्यों आता है, SBI के अंदर क्या हुआ, महिला भारतीय बैंक है वो भी क्या हो गया, मर्ज हो गया था, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ द सौराष्ट्र इन 2008 एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010 मर्ज विद द SBI। जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र था वो 2008 के अंदर, और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, मामा की नगरी मध्य प्रदेश के अंदर, देख लो पेन गिर चुका है, इसका मतलब यहां से आएगा 2010 के अंदर क्या था, इंदौर का जो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था वो भी क्या हो चुका था, मर्ज हो चुका था किसके अंदर, एसबीआई के अंदर, ठीक है। एक सेकंड में आप पेन तो उठा लो भाई, ठीक है। तो अभी आगे क्या चलना है अपना, the 5 remaining associated bank, the State Bank of Bikaner, Jaipur, and State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore and Patiala and Travancore,
भारतीय महिला बैंक मर्ज विद द एसबीआई इन 2017। जो बाकी 5 बैंक थे वो 2017 के अंदर क्या हुए हैं, इसके अंदर क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो इट मींस ये क्वेश्चन देखो, अभी जो एसबीआई से क्वेश्चन पूछा गया था 2017, 18, 19 क्यों पूछे जा रहे थे, क्योंकि करंट में जिम्मा था इसका। और वहां से क्वेश्चंस देखना आप, उसके 3 ऑप्शन कहां से मिलेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मिलेंगे कि कौन सी कमेटी थी, ठीक है, वहां पर आपको गोरेवाला कमेटी का जिक्र मिलेगा। दूसरी कस्तूरी रंगन कमेटी जो भी थी ना, उन कमेटी का क्या मिलेगा आपको, जिक्र मिलेगा। लेकिन आपको टिक कौन किसी करके आनी है, गोरेवाला कमेटी, क्योंकि उसी के आधार पर हुआ था ना सातों के सातों बैंकों का विलय। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, कहा थे अपन, तो 2017 के अंदर दस एट द प्रेजेंट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच एज एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ द एसबीआई एट द मुंबई एंड दिनेश कुमार खारा। चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन है, याद रखना इसका नाम, दिनेश कुमार खारा, ठीक है, एज ए चेयरमैन ऑफ द एसबीआई। और एक इसकी क्या खास बात है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर। तो याद रखना भाई, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, देखो मैंने एसबीआई लिखा ही नहीं, और चीजें मैं लिखता जा रहा हूँ। तो एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। ये चीजें याद रखना भाई, ठीक है, ठीक है ना। मेहनत कर भाई, मेहनत का सही थोड़ा दे देना। और पिछले वीडियो पे 50 व्यूज की कही थी, 21 व्यूज, इसीलिए ये वीडियोस थोड़ी लेट हो चुकी है। आगे से अगर वीडियो चाहिए तो बताओ यार कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे मेहनत किए जा रहा हूँ या फिर मैं, ठीक है, तो उस हिसाब से बताओगे तो फिर उस हिसाब से आगे मेहनत की जाएगी। The SBI is the largest bank with the 23% of the market share in the assets, beside to the having a share of the 25% of the loan of the deposit market। 23% शेयर पूरे मार्केट के किसके पास है, एसबीआई के पास है। तो इट मींस ये एक बहुत बड़ा बैंक है, छोटा मोटा बैंक नहीं है एसबीआई, बहुत बड़ा बैंक है, क्योंकि 23% क्या है, एसबीआई के पास क्या है, शेयर्स है मार्केट के, प्लस 2% एक्स्ट्रा, मतलब डिपॉजिट अगर मार्केट को मिला दिया जाए या इंटरेस्ट लोन को मिला दिया जाए तो 25% शेयर का हकदार है आज कौन, एसबीआई। क्योंकि सारे के सारे बैंकों को तो इसने मर्ज कर लिया, तो भाई होना ही था, अपना तो काम बढ़ना ही था, फिर इसका तो 25% का बनना ही था। The SBI is not included at the list of the nationalized bank, as it already state-owned financial institution in the country since its inspections। अभी तक भी SBI किसकी कैटेगरी में नहीं आया है, नेशनलाइज्ड जितने भी बैंक है उनकी कैटेगरी में नहीं आया है। ये चीज याद रखनी है, वहां पर क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही प्यारा से क्वेश्चन मिलेगा कि SBI इज a nationalized बैंक, और हम बोलेंगे कि बिल्कुल 1955 में हुआ तो था SBI नेशनलाइज्ड बैंक। भाई हुआ था, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे स्टेट बैंक है कि ये खुद ही अपने आप में क्या हो गया, स्टेट बैंक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करने लग गया। कहते हैं ना संगत का असर पड़ता है, यहां भी पड़ रहा है, हाँ पड़ता है भाई, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मोर देन 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग इन द एसबीआई। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मोर देन 50% शेयर्स को क्या कर रही है, शेयर होल्डिंग में लेके आ रही है एसबीआई के, ठीक है। फिर आता है नेशनलाइज बैंक। तो एसबीआई के बारे में अपन ने पूरा पढ़ लिया। एसबीआई का एक बार फिर से आपको एक चिट्ठा सा बना के दे देता हूं आपको एसबीआई का, कि क्या था कि 1921 से पहले 3 बैंक थे, कौन कौन से, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे बैंक थे। इन तीनों की प्रेसिडेंसी को एक साथ मिलाया गया और कहा गया कि एक इंपीरियल बैंक है 1921 के अंदर। जैसे 1921 के अंदर इसको इंपीरियल बैंक माना गया, उसके बाद 1921 से लेकर 1955 तक ये चलता रहा। 1955 में जब पूरी तरह इसको नेशनलाइज किया गया तो उस टाइम पे इसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया 1955 के बाद, उसके बाद इसको 1960 के अंदर क्या किया गया, इसके अंदर कुछ एक बैंकों का क्या किया गया, मर्जेशन किया गया, मर्ज किए गए, और वो किसके आधार पे किए गए, गोरेवाला कमेटी के आधार पे किए गए। एंड उसके अंदर कितने बैंक थे, टोटल 7 बैंक थे। उनके बारे में बताया कि कब कब इंक्लूड हुए, 2008, 2010, इंदौर का कब हुआ 2010 के अंदर, जिसमें अपना फ्रेंड पढ़ा था तो याद रहेगा वो हमेशा। फिर उसके बाद जितने भी थे वो 2017 के अंदर पूरी तरह से क्या हो गए थे, मर्ज हो गए थे। तो इसीलिए इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहे थे। एंड देन इसके चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर है। और उसके बारे में क्या बताऊं मैं आपको, बस भगवान ने इतना ही सब कुछ बताया और आपको इतना सब कुछ याद होना चाहिए। ये भी याद रख लेना कि इसकी शेयर होल्डिंग पूरे मार्केट के अंदर 23% है। इंटरेस्ट और लोन वगैरह को मिला दिया जाए तो 25% हो जाती है। एंड देन
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका मोर देन 50% शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डिंग कर रखा है एसबीआई का। ठीक है, अब आते हैं अपन नेशनल, एक चीज और याद रखना भाई, एसबीआई क्या है, अब काउंट नहीं किया जाता किसके अंदर, एक नेशनल बैंक के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। देखो स्पेशली लिखा हुआ है एसबीआई इज नॉट इंक्लूडेड एट द लिस्ट ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक, तो ये चीज ध्यान रखना भाई। ठीक है, फिर आता है नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक क्या होते हैं, जिनको पूरे राष्ट्र के अंदर जाना जाता है भाई। अब कोई भी बैंक है, एयू बैंक, एयू का नाम क्यों आता है, एयू का बहुत अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो बहुत चीजें समझ में आएंगी तुमको। तो जितने भी बैंक हैं वो क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक है, उनके बारे में बात करेंगे अपन। ड्यू टू द बैंकिंग क्राइसिस इन 1913 to 1917 एंड द फेलियर ऑफ द 588 बैंक इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री एट द एंड ऑफ द 1949, क्या हुआ कि भाई बैंकिंग क्राइसिस आया था 1913 टू 17 के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, अपना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो हो रहा था, 1914 से स्टार्ट हुआ था, आपको बताइए। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या हुआ था, उसके बाद जो स्थिति हुई थी वो बहुत खराब हो चुकी थी। तो 588 बैंक क्या हो चुके थे, अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुके थे, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। तब सोचा गया कि कुछ एक ऐसा बैंकों के प्रावधान होना चाहिए, तो कुछ एक बैंक चाहिए जो कि नेशनलाइज्ड बैंक की कैटेगरी में आए। इट वॉज नेसेसरी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल टू द कमर्शियल बैंक, तो उन्होंने सोचा कि जितने भी कमर्शियल बैंक है इनको थोड़ा सा रेगुलेट करने की, इनको कंट्रोल करने की क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आता है कब द बैंकिंग कंपनीज एक्ट वाज पास्ड इन 1949, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अंदर है, तो अपने जितने भी बैंकिंग एक्ट पढ़े थे एक बार पूरी तरीके से अपने जो ये है ना कमेंट सेक्शन है इसका भरपूर उपयोग करके, और आप सारे के सारे का जितने भी बैंकिंग के वो हैं एक्ट हैं वो सारे के सारे लिख दीजिए। और जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा वो भाई नहीं लिख पाएगा, बिल्कुल नहीं लिख पाएगा, तो पिछले वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये भाई जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अपन, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी ध्यान शिद्दत से पढ़ो। शिद्दत मूवी तो देखी होगी ना तुम सब लोगों ने, ठीक है, तो उसी प्रकार की शिद्दत से पढ़ो, मिल जाएगी एक टाइम पे मिल जाएगी, या तो खुद खत्म हो जाओगे शिद्दत की तरह, या फिर मिल जाएगी, और मिल ही जाएगी, ये मंजिल शोर में जाएगी, टेंशन मत लो तुम यार। The Banking Companies Act was passed in 1949, which later to the Banking Regulation Act 1949. It provided a legal framework for the regulation of the banking system in India. ये क्या करवाता है, एक जो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है किसी भी बैंक को, और किसके आधार पे करवाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के आधार पर। याद रखना है नेशनलाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था, 1949 के अंदर। फिर आता है इन द ईयर ऑफ द 1969 certain provision were introduced to the banking regulation act 1949 that brought social control on the banks, therefore 14 bank were nationalized in 1969। बहुत बड़ा कांड हो गया था 1969 के अंदर, याद रखना 1969 के अंदर बहुत बड़ा कांड किया था इंदिरा गांधी, जानते हो उसको, तो बहुत प्यार से, मतलब बहुत ही तगड़ी प्रधानमंत्री थी अपनी। ठीक है, तो 1969 के अंदर क्या हुआ था, उसने क्या किया था, 14 बैंकों का एक साथ विलय किया था, एक साथ अमलगमेशन किया था, किसके अंदर, मतलब नेशनलाइज किया था 14 बैंकों को उन्होंने 1969 के अंदर। तो ये याद रखना भाई। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंदर क्या किया था, तो थोड़ा अमेंडमेंट किया था। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या अमेंडमेंट किया था। फिर उसके बाद this provision brought some restriction on advances made by the Banking Companies Act, that the bank advances were not concentrated only on the large scale industries and shift to their priorities towards the sector of the like agriculture, small scale industries and exports। अब क्या था कि पहले क्या करते थे, ये जितने भी बैंक थे वो क्या सोचते थे, सिर्फ अपने अपने भले की सोचते थे, दूसरों के भला गया भाड़ में। तो ये क्या करते थे कि सारे के सारे बैंक क्या करते थे कि जिसको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें ना, इन्हीं को लोन वगैरह देते थे। लेकिन फिर दिमाग लगाया इंदिरा गांधी ने, तो ये तो गलत बात हो रही है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स तो कभी इंप्रूव कर ही नहीं पाएगा। तो उसने क्या किया कि किसी भी बैंक को पूरी तरीके से कंट्रोल दिया ही नहीं, सबको नेशनलाइज कर दिया, और कहा कि भाई तुम्हें है ना सबके ऊपर ध्यान देना है, इंडस्ट्रीज के ऊपर, एमएसएमईज के ऊपर, सबके ऊपर ध्यान देना आपको। ठीक है, आप कुछ भी ऐसे हवा में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये अच्छी चीज है। जो नेशनलाइजेशन हुआ था, आपको पूछा जा सकता है कि 14 बैंकों का एक साथ विलयकरण हुआ था, एक साथ नेशनलाइजेशन हुआ था, उसके अंदर क्या है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट बताइए, तो वहां पर डाल सकते हो आप ये। ठीक है, हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है, ये याद रखना। ठीक है, कहते हैं ना, शाहरुख खान के डायलॉग तो सुना ही होंगे आपने, दुनिया में कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है। याद रखना मेरे भाई लोगों, कारण होता है, हर चीज का कारण होता है। फिर उसके बाद क्या है, In 1986, more banks having DTL
ऑफ द मिनिमम 200 करोड़ और क्या है वर नेशनलाइज। और क्या हुआ कि 1980 के अंदर 6 बैंक और 6 बैंक और किया, जिनका जो नेट टर्नओवर था वो कितना था, 200 करोड़ के समथिंग था या उससे ऊपर था, उनको क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया 6 बैंक और को। तो 1980 के अंदर किया गया, 1969 के अंदर किया गया, 1955 के अंदर किन किन को किया गया। सब चीजें आपको मेरे हिसाब से क्लियर होती चल रही है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द बैंक नेशनलाइज अब कितने हो चुके थे, 20 बैंक नेशनलाइज हो चुके थे। इन 1993 न्यू बैंक ऑफ द इंडिया वाज मर्ज टू द पंजाब नेशनल बैंक। न्यू बैंक ऑफ इंडिया किसके अंदर मर्ज हुआ था, ये याद रखना भाई, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक तो नाम सुना ही होगा, आज काफी चलता है पंजाब नेशनल बैंक। ये कि 1993 के अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर कौन ऐड हुआ था, इसके अंदर ऐड हुआ था न्यू नेशनल बैंक, ठीक है। तो ये याद रखना आप ये चीजें कि पंजाब नेशनल बैंक किस किसके अमलगमेशन से बना था और कब कब इसके अंदर क्या चीज ऐड हुई थी, क्योंकि तो चीजों को पता होना चाहिए यार तुमको, ठीक है। ये चीजें तो नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। इन 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया merged into the Punjab National Bank. It happened to be only the merger of the between the nationalized bank and the reduced the number of the nationalized बैंक फ्रॉम 20 to 19। अब वो क्या हो गए थे कि जितने भी नेशनलाइज बैंक थे वो 20 से अब 19 हो चुके थे, क्योंकि ये भी अपने आप में क्या था, न्यू इंडिया बैंक था ना, ये भी अपने आप में क्या था, एक नेशनलाइज बैंक था। और पीएनबी भी क्या था, अपने आप में एक नेशनलाइज बैंक था। लेकिन क्या हुआ, ये दोनों के दोनों क्या हो चुके थे, एक जगह आके मर्ज हो चुके थे। तो अब जो 20 थे उससे क्या हो गए, 19 हो चुके थे, ठीक है। फिर रीजन फॉर नेशनलाइजेशन ये पूछा जा सकता है कि ये नेशनलाइजेशन किया क्यों जा रहा था, क्या कारण था नेशनलाइजेशन की। जो जरूरत पड़ रही थी, अपने अपने जगह पे सब सही थे ना, क्या जरूरत पड़ गई थी। तो वो पहला तो एक वही हो गया कि जितने भी इंडस्ट्रीज थी अपना मतलब खुद का पेट भरने के लिए कर रहे थे सब कुछ बैंकिंग वाले, तो उसमें सुधार तो चाहिए था ना। तो पहला देखो, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स, कि कुछ एक हाथों के अंदर जितने भी कंसंट्रेशन है ना, इकोनॉमिक पावर जितना भी पैसा है ना एक सीमित अमाउंट में एक कुछ एक हाथों में होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर पैसा बढ़ जाएगा ना, मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे कि आप नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके जैसे मेरे पापा मम्मी को ले लेते हैं। देखो हमारे घर में क्या था, हमारे दादाजी थे, तो दादाजी के पास कितनी जमीन थी, 16 बीघा जमीन थी, ठीक है। 16 बीघा जमीन एज एग्जाम्पल भाई, उस पे मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमारे घर पे कितनी थी, 16 बीघा जमीन थी। उसके बाद जैसे दादाजी के 2 बेटे थे, सॉरी पापा और चाचा, तो है ना, और दोनों के दोनों को क्या हुआ, हाफ हाफ सैलरी, बहुत तगड़ा कटा। तो हाँ, कहाँ थे अपन कि 8 बीघा चली गई। अब उसके अंदर क्या हो गया, बिल्कुल 8 बीघा क्या, 8 बीघा अंकल के इधर चली गई, 8 बीघा पापा के इधर आ गई। तो अब देखो इससे क्या हो रहा है, अगर पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो वो कम दिखेगी। इसीलिए क्या किया गया कि जितनी भी इकोनॉमिक पावर थी उसको सेंट्रलाइज किया जाए, एक जगह पे लाया जाए। सिर्फ इसीलिए क्या किया जा रहा था, पहली चीज तो पहला रीजन तो यही था किसका, नेशनलाइजेशन का, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द कमर्शियल बैंक, जो प्राइवेट ओनरशिप थे ना कमर्शियल बैंक की, उसको थोड़ा कम किया जा रहा था कि भाई खुद का सब कुछ तुम्हारे मतलब लालची लोग कब तक जियोगे तुम, मतलब कब तक है पैसे कमाने के लिए। तो उसको थोड़ा कम करने के लिए क्या किया जा रहा था, नेशनलाइजेशन किया जा रहा था प्राइवेट ओनरशिप के लिए। बैंक प्रीवियसली लोकेटेड मेनली इन अर्बन एरियाज, स्टार्टिंग में क्या था कि बैंक सिर्फ किसके अंदर थे, अर्बन एरियाज के अंदर थे। अब उनका डेवलपमेंट रूरल एरियाज के अंदर भी करना था, तो इसीलिए उनको नेशनलाइज किया जा रहा था। thereby neglecting the development of the agriculture and rural areas, it was not priority sector, ठीक है। तो उसके लिए भी किया जा रहा था भाई। तीसरा, ठीक है, प्रोग्रेस आफ्टर नेशनलाइजेशन, क्या ये तो रीजन थे उसके, क्या ये प्रोग्रेस हुई नेशनलाइजेशन के बाद, क्या प्रोग्रेस हुई। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि नेशनलाइजेशन के बाद क्या फर्क पड़ा है, तो वो देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ द नंबर ऑफ द ब्रांचेज, मतलब अब क्या था कि रूरल एरियाज के अंदर भी, जैसे कि आप देखते होंगे आपके गांव के अंदर भी 1 या 2 बैंक तो जरूर होंगे, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कि नॉर्मल होता है भाई, हमारे साइड में तो वही चलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ठीक है। तो इनकी जो ब्रांचेस थी वो क्या हो गई थी, इवन रूरल एरियाज के अंदर भी क्या हो गई थी, फैल चुकी थी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग इंक्रीज्ड, जो प्राइवेटी सेक्टर था वो भी बढ़ चुका था। पहले क्या था, नॉर्मल बड़ी बड़ी कंपनीज को भी लोन देना वगैरह जो थे, ठीक है। लेवल ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड बैंकिंग लैंडिंग इंक्रीज, अब लोग ज्यादा पैसा उधार ले रहे थे, ज्यादा पैसा दे रहे थे, बैंकिंग के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट हो गया था किनको, लोगों को, ठीक है।
बैंक स्टार्टेड फाइनेंसिंग स्कीम्स विच प्रोमोटेड टू द एंटरप्रेन्योरशिप। बैंक ने नई नई स्कीम्स देना स्टार्ट किया जिसके कारण जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जॉब क्रिएशन का मामला था, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसीलिए मोदी जी बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि भाई आप है ना जॉब सीकर के बजाय जॉब गिवर बनो, ठीक है, कि अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करो ना, दुनिया बदल दोगे आप, तो आपको जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जॉब सीकर से अच्छा जॉब गिवर बनो, दैट्स गुड, ठीक है। फिर आता है रिसेंट डेवलपमेंट। तो अब डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी प्यारा पॉइंट है, आपको काफी अच्छे से देखना है। In 2020, Government of India accomplished a mega amalgamation 10 public sector banks into the 4 public sector banks with effect of the 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 के आधार उसके बाद क्या 1 अप्रैल 2020 क्या हुआ कि जितने भी 10 मेगा बैंक थे उनको मर्ज करके 4 मेगा बैंकों के अंदर क्या कर दिया गया, उनको मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अमलगमेशन ऑफ द ओरिएंटल बैंक कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इनटू द पंजाब। ओरिएंटल बैंक था, देखो नाम याद रखना, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, एंड दूसरा कौन सा था, कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया गया, मर्ज किया गया और पीएनबी के अंदर लाया गया। पीएनबी के अंदर इससे पहले कौन सा बैंक और मर्ज किया गया था, 1993 के अंदर कौन सा किया गया था, अपना न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल एंड नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 3 बैंक हो चुके थे अब किसके अंदर, पीएनबी के अंदर। 2020 की बात चल रही है, ठीक है। अमलगमेशन ऑफ द सिंडिकेट बैंक इनटू द कैनरा बैंक। जो सिंडिकेट बैंक था उसको कैनरा बैंक के अंदर क्या किया, अमलगमेट किया गया, ठीक है। तो अमलगमेशन ऑफ द आंध्रा बैंक टू द कॉर्पोरेशन ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आंध्रा बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लाया गया। और अमलगमेशन ऑफ द इलाहाबाद बैंक इनटू द इंडियन बैंक। तो इलाहाबाद बैंक को किसके अंदर लाया गया, इंडियन बैंक के अंदर लाया गया। आंध्रा बैंक को किसके अंदर लाया गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लाया गया, ठीक है। और जो सिंडिकेट बैंक था उसको किसके अंदर लाया गया, कैनरा बैंक के अंदर लाया गया, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आप काफी अच्छे से पढ़े होंगे। अगर आपको कहीं भी बैंक में जाते हो ना तो आपको डरने की बात नहीं है, अगर आपको नॉलेज है ना तो आप बैंक वालों से काफी अच्छे से टैकल कर सकते हो, ठीक है। इस चीज को मेरे से बड़ा एक्सपीरियंस कोई नहीं ले सकता इस टाइम पे, क्योंकि मैं अभी जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या है इंटरव्यू देके आया हूँ, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको पता है ना तो अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे आप। तो आपको ये वीडियोस बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और ध्यान रखना कि हर एक पॉइंट्स को नोट आउट करते चले और अपन बुक्स लेके ही पढ़े, क्योंकि बुक्स के अंदर अपने को एक भी चीज नहीं छोड़नी है, ठीक है। फिर आता बेनिफिट्स ऑफ सच अमलगमेशन। जिस प्रकार से जो एक बार मर्ज किया जा रहा था, इसके बेनिफिट्स क्या क्या थे। This mega consolidations would help to create banks can compete with the global banks effectively। नाम तो सुना ही होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, नाम तो सुना ही होगा वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक। ये इन बैंकों से अगर लड़ना है ना आपको, ठीक है, तो इन बैंकों से लड़ना है ना तो भारत के अंदर क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे बैंकों को मिलके एक अच्छा बैंक के अंदर अमलगमेशन होना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हो, उनको compete कर सकते हैं। तो जो कंपटीशन था वो एक मतलब कहते हैं ना बैलेंस बनाने के लिए वो क्या किया गया, इनको अमलगमेट किया गया या फिर मर्ज किया गया, ठीक है। ग्रेटर स्केल ऑफ द साइनर्जी एंड थ्रू द कंसोलिडेशन वुड बी लीड टू कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द बैंक। अब भाई इससे जो कॉस्ट है ना उसके अंदर भी क्या आएगी, फायदा मिलेगा, क्योंकि भाई चीजें उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते थे, अलग अलग ब्रांचेस होती थी अपनी अपनी, अब एक साथ आ गए हैं तो उनको वही काम कम लोगों के अंदर देना पड़ेगा, तो जो कॉस्ट है वो भी बच जाएगी, ठीक है। समझ तो रहे हो ना भाई, पहले 5 लोगों को काम कराना पड़ता था 2 बैंकों के अंदर, आज वही काम 3 लोग कर देंगे एक बैंक के अंदर बैठ के, तो कॉस्ट बच जाएगी ना, उनका सैलरी वगैरह बच जाएगी ना, तो बस नॉर्मल सी बात है, ठीक है। It will also provide to the impetus of the amalgamated bank and increasing their ability to support larger lending of the greater financial capacity. It will also impetus to the amalgamated, ये increase करता है ability to support the lending, ज़्यादा से ज़्यादा कह दिया जाए लोगों को पैसा दिया जाए, ठीक है। और assist to the vendor talent pool and larger database will competitive advantage। तो भाई competitive advantage तो मिल ही रहा था, larger database डाटा का जो बेस था वो भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर पा रहे थे इसके अंदर। अडॉप्शन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड अमलगमेटिंग, और एक साथ कई क्या होता है कि बहुत सारी जब बटी होती है ना तो अपन क्या नहीं कर सकते, जो स्कीम्स हैं उनको सही ढंग से अपन क्या नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, लेकिन एक जगह क्या होता है कि स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है, ठीक है।
जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसी को देख लो। तमिलनाडु वाले क्या कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं कि हम भाई हिंदी को क्या नहीं बनाएंगे, एक भाषा नहीं बनाएंगे। उनका कहना भी कहीं तक सही है, क्योंकि देखो हिंदी को भाषा बना ले लेकिन वहाँ के लोग हिंदी जानते ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है यार, हर जगह पे कुछ ना कुछ इश्यू होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब सेंटर नियम निकाल दे कि हिंदी पढ़ाना ही पड़ेगा, तो पढ़ाना पड़ेगा बस। तो इसीलिए वो क्या था कि जो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगी, ठीक है, एक जगह अगर पावर रहेगी तो। देयरफॉर एट प्रेजेंट टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 11 नेशनलाइज्ड बैंक थे जिनके अंदर एक एसबीआई था। टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। कितने से पब्लिक सेक्टर बैंक है? 12। कौन कौन? 11 तो नेशनलाइज्ड बैंक जिनके अंदर, और एक कौन है? एसबीआई। एसबीआई को भी पब्लिक सेक्टर बैंक। तो आपको पूछा जा सकता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, तो अगर आपको ऑप्शन में पक्का मिलेगा कि 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन है ना, और एक मिलेगा कि एसबीआई इज आल्सो एन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो अगर ये भी करोगे ना तो टोटल 12 हो जाएंगे, ठीक है, और 12 हो जाएंगे तो यहाँ का ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आपको एक को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और अपना ये कौन सा है, पंजाब एंड सिंध बैंक, सॉरी इंडियन बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई तो लास्ट है ही। आफ्टर द मर्जर ऑफ द पीएनबी स्टैंड टू द सेकंड लार्जेस्ट पीएसबी बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर एसबीआई। पीएनबी के अंदर जो अभी 3 बैंकों का किया था ना, अब पीएनबी के अंदर कौन कौन से 3 बैंकों का किया था, एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से डाल दीजिए अभी के अभी वीडियो रोक के, क्योंकि मजा तो तभी आएगा ना पढ़ने का। अब देखो मैं जैसे बताऊंगा आपको कौन कौन से का किया था। पहला कौन सा था, यहाँ पर इंडियन बैंक था ना, न्यू इंडियन बैंक, उसका किया था 1993 के अंदर। फिर उसके बाद क्या किया गया था, जो अपना ओरिएंटल बैंक है उसका अमेलगमेशन किया गया था, ठीक है। और एक कौन सा था, कॉमर्स एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का भी क्या किया गया था, सॉरी अपना ये पीएनबी बैंक के अंदर क्या किया गया था, मर्ज किया गया था। और इसके बाद ये दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे बड़ा इंडिया के अंदर बन चुका है। तो ध्यान रखना कि अगर आपको पैसे इन्वेस्ट कर, पैसे लगाने किसी भी बैंक को देने हैं, अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप 2 बैंकों को दे सकते हैं, एसबीआई और आंख बंद करके देना, एसबीआई एंड देन सेकंड कौन सा है, पीएनबी। आज के लिए काफी है, बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दे भाई, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, सच में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच, बस इतना ही कहूँगा।